नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, प्राचीन इतिहास की इस श्रृंखला में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले के टॉपिक में हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की। बाबर के जीवन विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। तो हुमायूं से बनने वाले सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और वन लाइनर के माध्यम से आपके पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। हमने पिछले के वीडियो में चर्चा की थी कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं चूंकि अपने सभी भाइयों में सबसे बड़ा था, तो इस कारण उसे बाबर की मृत्यु के बाद राजगद्दी मिल जाती है और वह बाबर का उत्तराधिकारी होता है। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। हमने देखा था कि जब बाबर सिंहासन पर बैठा था तब उसकी आयु जो थी वह मात्र 11 वर्ष थी, परंतु जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था, कह सकते हैं सिंहासन पर आगरा के बैठा था, तब उसकी जो आयु थी वह कुल 23 वर्ष थी। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना या दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, किस मुगल शासक के द्वारा की गई, तो उत्तर आपका हो जाएगा हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर खां विजयी रहा। हुमायूं जो कि 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है, दीन पनाह की स्थापना करता है। इसके बाद जब चौसा का युद्ध आता है तो वह युद्ध शेर खां के मध्य होता है, जिसमें जो हुमायूं है उसको पराजय प्राप्त होती है और शेर खां विजय प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखेंगे, इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण कर ली या ग्रहण कर ली। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी को, इस युद्ध के बाद शेर शाह जब विजय प्राप्त करता है तो शेर खां जब विजय प्राप्त करता है तो शेर शाह की पदवी ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कई बार इसकी डेट पूछी जा चुकी है, क्योंकि जो मुगल वंश से संबंधित जितने भी युद्ध हुए हैं अधिकतर उनकी डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप याद रखेंगे कि 39 में उसने चौसा का युद्ध किया और नेक्स्ट ईयर उसने 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किया। वह युद्ध भी सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कह सकते हैं कि शेर खां और हुमायूं के बीच ही होता है और हुमायूं को इस युद्ध में भी पराजय का सामना करना पड़ता है और आगरा दिल्ली पर कब्जा शेर खां द्वारा कर लिया जाता है। हमने सबसे पहले देखा कि आगरा की गद्दी पर 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं बैठ जाता है। इसके बाद दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना करता है और चौसा का युद्ध जो कि 1539 में होता है, जिसमें वह शेर खां द्वारा पराजित हो जाता है और शेर खां शेर शाह की पदवी धारण कर लेता है। ठीक उसके नेक्स्ट ईयर 1539 ईस्वी में, क्योंकि जो शेर शाह था उसकी ताकत बढ़ चुकी थी और हुमायूं जो कि पराजित हो चुका था, तो अंदर से वह वैसे भी कमज़ोर महसूस करता था। तो इस युद्ध में भी दुर्भाग्यवश हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ता है और शेर खां के द्वारा उसका जो कह सकते हैं सिंहासन है, आगरा का राजगद्दी है, वह छीन ली जाती है और आगरा के साथ साथ शेर शाह दिल्ली पर भी अपना कब्जा कायम कर लेता है। इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। वहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। तो हमने देखा कि हुमायूं अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा युद्ध ना तो जीत पा रहा है और ना ही बहुत अच्छा कुछ कर पा रहा है। तो हुमायूं ने चौसा के युद्ध में पराजय का सामना किया, बिलग्राम के युद्ध में पराजय का सामना किया 1539 में, और इसके बाद वह सिंध चला जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि बिलग्राम युद्ध की हार के पश्चात, या यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए हुमायूं कहाँ चला गया, तो सिंध चला गया। इस सिंध शब्द को आप जरूर याद रखेंगे, यह आपका ऑप्शन में था और यही आंसर बना था। तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि हुमायूं ने सिंध जाकर के 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, बोल सकते हैं घुमक्कड़ों सा जीवन। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद आपने देखा कि वह 1540 में चला जाता है। जब 1540 में जाता है उसके ठीक 15 वर्ष तक वह घुमक्कड़ों सा जीवन व्यतीत करता रहता है और इन 15 वर्षों के बाद जब वह अपनी पुनः वापसी करता है तो एक नए दमखम के साथ वह दिल्ली के शासक को
पराजित करके सूरी शासक को पराजित करके वहाँ की गद्दी को हथिया लेता है। कब हथियाता है? तो 1555 में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अगला देखेंगे, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम इस प्रकार है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुगल साम्राज्य से जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वो युद्ध की डेट्स से बन जाते हैं कि ये किस तिथि को हुए थे। तो हमने बाबर से संबंधित जो भी युद्ध हुए थे उनकी डेट बहुत ही आसानी से आपको याद करवा दी थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि हुमायूं ने अपने जीवन काल में जो 4 युद्ध लड़े, जिसमें उसने देवरा का युद्ध कब लड़ा? तो 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब लड़ा? 1539 ईस्वी में। तो देखिए 1531 में वह युद्ध लड़ता है, उसके ठीक 8 वर्ष बाद वह 1539 में युद्ध लड़ता है और 1539 के बाद जस्ट 1 साल बाद, क्योंकि यह युद्ध उसका किसके साथ हुआ था? शेर खां के साथ, और उसके ठीक 1 साल बाद 1540 को बिलग्राम का युद्ध भी शेर खां के साथ होता है। और फिर 1555 ईस्वी में जब वह वापसी करता है और दिल्ली की गद्दी हथियाता है, उस समय सरहिंद का युद्ध होता है। कब होता है? तो 1555 ईस्वी में। तो ये डेट्स याद करना कोई कठिन काम नहीं है। 1531 ठीक 8 वर्ष बाद 1539 में चौसा का युद्ध, उसके ठीक अगले वर्ष 1540 में बिलग्राम का युद्ध, और 1540 और उसके बाद वह क्या करता है? 15 वर्षों के लिए चला जाता है, तो उसमें 15 वर्ष और ऐड कर देंगे। 1555 में सरहिंद का युद्ध। उम्मीद करती हूँ कि आप आसानी से याद कर चुके होंगे। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, या हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से लड़खड़ा करके गिरने के कारण हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा हुमायूं। कहाँ से ये लड़खड़ा कर गिरा था? तो इसके ही द्वारा जो नए नगर दीन पनाह की स्थापना की गई थी, उसी भवन की सीढ़ियों, पुस्तकालय की सीढ़ियों से इसकी लुढ़क करके गिर करके मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में लेनपो कुछ लाइनें भी लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही चला गया। तो इस प्रकार की कुछ पंक्तियां हुमायूं के बारे में फेमस हैं। तो लड़खड़ा कर गिरने के कारण या सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु होती है? हुमायूं की। और किस पुस्तकालय गए? तो दीन पनाह। नाम बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती है आपकी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, और ये गुलबदन बेगम और कोई नहीं बल्कि बाबर की बहन थी। अब बाबर की बहन थी चूँकि बाबर हुमायूं के पिता थे, इस प्रकार रिश्ते में जो गुलबदन बेगम थी वह हुमायूं की बुआ लगती थी, और उन्होंने ही हुमायूं के पूरे जीवन पर आधारित हुमायूं नामा की रचना की थी। इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है, बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप सभी चीज़ों को अगर भूल भी जाएंगे तो इतना तो याद रखेंगे कि हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। जो हुमायूं था वह ज्योतिषी में काफ़ी विश्वास रखता था, इसीलिए उसने 7 दिन जो होते हैं सप्ताह में, उन 7 दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने का निश्चय किया था। जिस दिन उसको जिस रंग का कपड़ा बताया जाता था कि आज आपके लिए यह रंग का कपड़ा शुभ है, तो उस दिन वह उसी रंग का कपड़ा धारण करता था। अब हम कह सकते हैं कि एक सार के रूप में हमने बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा। जिस तरह बाबर ने अपने पूरे जीवन काल में सभी युद्धों को बहादुरी से लड़ा और जीता भी, एक कुशल शासक बना, अगर उसकी तरह हम हुमायूं की तुलना करते हैं तो हुमायूं अपने पिता की तुलना में नाम मात्र भी नहीं रहा और यह मुगल शासन का अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाया। इसलिए कहा जा सकता है कि हुमायूं मुगल शासक को आगे बढ़ाने में असफल रहा। और इसके बाद अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आगे किसकी एंट्री होती है, आगे क्या स्टोरी पहुंचेगी। इसे एक स्टोरी के माध्यम से अपने दिमाग में सेट रखिए। आप कभी भी नहीं भूलेंगे। पढ़ाई को पढ़ाई नहीं बल्कि एक सीखने के लिए सीखिए, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। उसे बोझ मत बनाइए। ये मत सोचिए कि इतिहास बहुत कठिन है, याद नहीं होता है। आप एक कहानी सुन रहे हैं, बस आपको वो सुनते जाना है और चीज़ों को धीरे धीरे माइंड में सेट करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और इस परिवार का हिस्सा बनिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।